हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। या यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर आप एज अ स्टूडेंट या एज अ जनरल जानना चाहते हैं जॉब प्रोफाइल या सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में सभी सरकारी कर्मचारियों के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ इंडियन आर्मी नायब सूबेदार। जो इंडियन आर्मी में जो नायब सूबेदार होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। दोस्तों, इनको हम नॉर्मली 5 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, कैसे भर्ती होते हैं। पॉइंट नंबर 2 रहेगा वर्क प्रोफाइल, कार्यशैली। पॉइंट नंबर 3 रहेगा प्रमोशन या पदोन्नति। पॉइंट नंबर 4 रहेगा स्टार और इंसीनियर। पॉइंट नंबर 5 रहेगा सैलरी या तनख्वाह। जो पॉइंट नंबर 1 है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया, उसमें जानेंगे। इंडियन आर्मी में ज़्यादातर नायब सूबेदार सिपाही पद से पदोन्नत होकर बनते हैं। दोस्तों, जैसे आप यदि इंडियन आर्मी में एंट्री लेते हो सिपाही के पद से या सिपाही जिसे हिंदी में कहते हैं, तो आपको पहले इंडियन आर्मी की रैली क्वालिफाई करनी पड़ती है। देन आप सर्विस करते हो, आप ज्वाइन करते हो सिपाही से। फिर आप प्रमोट होते हो लांस नायक के पद पे, फिर आप प्रमोट होते हो नायक के पद पे, फिर आप प्रमोट होते हो हवलदार के पद पे। देन आप जेसीओ बनते हो या नायब सूबेदार बनते हो। दोस्तों, मैंने सिपाही और लांस नायक, नायक, हवलदार के बारे में पहले ही वीडियो बना रखे हैं। उनमें उनकी सैलरी, जॉब प्रोफाइल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस सारी डिस्कस कर रखी है। तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो का वो दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वो आप देख लेना। इंडियन आर्मी सीधे हवलदार की भर्ती करती है, जैसे कि टेक्निकल एंट्री से असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियल इंजीनियर। जी दोस्तों, जो इंडियन आर्मी होती है सिपाही से रिक्रूटमेंट तो करती है, साथ में हवलदार के पद से भी रिक्रूटमेंट करती है, जैसे कि एजुकेशन हवलदार, ये डायरेक्ट हवलदार बनते हैं। साथ ही साथ इंडियन आर्मी सीधे नायब सूबेदार पद पे रिक्रूटमेंट करती है, जैसे जो टेक्निकल एंट्री से आते हैं या जिन्हें आप कह सकते हो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियल इंजीनियर, ये डायरेक्ट जेसीओ बनते हैं, डायरेक्ट नायब सूबेदार बनते हैं। इसके लिए बीटेक चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन बीटेक होती है। सभी भारतीय सेना के नायब सूबेदार केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं। जी दोस्तों, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। नायब सूबेदार का कार्य बहुत फैला हुआ है। जी दोस्तों, इनका कोई डिसाइडेड काम नहीं रहता, इनकी पोस्टिंग भी कहीं भी हो सकती है और जनरली ये एज अ प्लाटून कमांडर काम करते हैं। नायब सूबेदार, भारतीय सेना के जितने भी नायब सूबेदार हैं को बॉर्डर के अलावा बहुत सी जगह पदस्थापित किया जा सकता है। जी दोस्तों, इंडियन आर्मी में जो भी नायब सूबेदार हैं या जनरली जो भी जेसीओज हैं उनको बॉर्डर पे भी भेजा जा सकता है। साथ ही साथ जितनी भी कैंटोनमेंट्स हैं या फिर जहाँ भी इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ भी भेजा सकता है। सेना में मात्र 20 से 25% जवान ही नायब सूबेदार बन पाते हैं, बाकी हवलदार बनकर सेना निवृत्त हो जाते हैं। जी दोस्तों, जब आप सिपाही के पद से रिक्रूट या भर्ती होते हो तो उसमें फिर आप लांस नायक बनते हो, देन नायक बनते हो, फिर आप हवलदार बनते हो। तो 80 या 75% जो सिपाही जो हवलदार बनते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं हवलदार के पद से ही। देन नेक्स्ट 20-25% है जो एसआर सर्विस रिकॉर्ड के बेसिस पे आगे प्रमोट होते हैं, नायब सूबेदार बनते हैं, देन सूबेदार मेजर। नायब सूबेदार जेसीओ की पहली रैंक है। जी दोस्तों, नायब सूबेदार है ये जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ की एंट्री लेवल पोस्ट है। तो इंडियन आर्मी को आप 3 उसमें समझोगे, 3 पार्ट्स में। पहला होता है ओआर यानी अदर रैंक्स। अदर रैंक्स में कौन कौन सी आ गई? सारी अदर रैंक्स, जो सिपाही हो गई, लांस नायक हो गई, नायक हो गई, हवलदार हो गई, ये होगी अदर रैंक। देन फिर आती है एक दूसरी कैटेगरी, नाम होता है उसका जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। इसमें आप प्रमोट होके बनते हो, अदर रैंक से प्रमोट होकर जेसीओ बन सकते हो, डायरेक्ट जेसीओ बन सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट नायब सूबेदार बन सकते हो टेक्निकल एंट्री से। जेसीओ के अंदर जनरली 3 पोस्ट है। पहला है नायब सूबेदार, देन आप प्रमोट होते हो सूबेदार के पद पे, फिर आप प्रमोट होते हैं सूबेदार मेजर के पद पे। फिर आते हैं सीओ, कमीशन्ड ऑफिसर्स। कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, देन लेफ्टिनेंट जनरल, देन जनरल। ये होती है कमीशन पोस्ट या कमीशन ऑफिसर्स हम इन्हें कहते हैं। तो जो जेसीयू है उसमें जो निचली रैंक है, आप जब जेसीओ के उसमें फेस में एंटर करते हो तो नायब सूबेदार जेसीओ का मतलब एंट्री लेवल है। देन सूबेदार भी जेसीओ है और सूबेदार मेजर भी जेसीओ है। सूबेदार मेजर हाईएस्ट पोस्ट है जेसीओ की और नायब सूबेदार जेसीओ पद की मतलब जेसीओ कैटेगरी में सबसे नीचे है या सबसे एंट्री लेवल आप कह सकते हो।
थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन के बारे में या पदोन्नति के बारे में। नायब सूबेदार के प्रमोशन पदोन्नति की भारत में साधारण प्रक्रिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको मेडिकल क्राइटेरिया, फिजिकल क्राइटेरिया और आपका जो SR है सर्विस रिकॉर्ड, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है। हर नायब सूबेदार लगभग 4 से 6 साल में सूबेदार बन जाता है। जी दोस्तों, 4 से 6 साल के अंदर या तो आप सूबेदार के पद पे प्रमोट हो जाओगे या फिर आप नायब सूबेदार के पद से ही रिटायर्ड हो जाओगे। यदि किसी नायब सूबेदार की उम्र 52 साल या सेवा की अवधि 28 साल है, इनमें से जो बाद में होगी उस समय नायब सूबेदार को सेवानिवृत्त रिटायर कर दिया जाता है। जी दोस्तों, सपोज कीजिए एक सिपाही है, वो 20 साल की उम्र के अंदर रिक्रूट होता है, देन उसकी 28 साल की सर्विस हो जाती है, तो उसकी एज हो जाती है 48 ईयर्स, ठीक है। और वो जैसे जैसे नायब सूबेदार के पद पे प्रमोट होकर आ जाता है, तो 48 ईयर्स यानी 28 साल की उसकी सर्विस हो गई और 48 ईयर्स 48 साल उसकी उम्र हो गई। अब नेक्स्ट 4 साल तो वो नायब सूबेदार के पद पे काम कर पाएगा। यदि इन 4 सालों के अंदर वो प्रमोट हो जाता है सूबेदार की पोस्ट पे, तो उसकी सर्विस एक्सटेंशन हो जाएगी। अदरवाइज उसको 48 साल के बाद जो 4 साल सर्विस करेगा 52 तक, उसके बाद यदि प्रमोशन नहीं होता है तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा 52 की एज से। तो ये इंडियन आर्मी के अंदर जैसे आप नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस देखते हो, उसमें रिटायरमेंट एज फिक्स है 58, 60, 65, जैसे जजेस और डॉक्टर्स के लिए 65। वैसे इनके इंडियन आर्मी के अंदर हर डेजिग्नेशन, हर रैंक के लिए अलग एज दी गई है। जैसे आप एज अ सिपाही रिटायर्ड होना चाहते हो तो 19 ईयर की सर्विस है, वैसे लांस नायक में सर्विस बढ़ती है, सर्विस एक्सटेंशन होती जाती है, वैसे ही इसमें रहता है। फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे स्टार और इंसिनिया की, बिल्ला या सितारे की। नायब सूबेदार के कंधे पर जिम्मेदारियों के साथ एक सितारा होता है, एक 5 पॉइंटेड स्टार होता है नायब सूबेदार के कंधे पे। ये देख लीजिए आप, ये जो इंसिनिया दे रखा है 5 पॉइंटेड स्टार्स हैं, एक स्टार होता है विद येलो एंड रेड स्ट्रिप्स। जी दोस्तों, ये जो स्ट्रिप्स लगी रहती है ये नायब सूबेदार को रहती है। फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे हम सैलरी के बारे में या तनख्वाह के बारे में। तनख्वाह का उदाहरण ले तो नायब सूबेदार की तनख्वाह कुछ इस प्रकार होती है। मैट्रिक्स लेवल 7 CPC डिफेंस लेवल 6, ग्रेड पे 4200 not included in salary after 7 CPC. As you know, after 7 Central Pay Commission, grade pay is not included in your salary. 4200 ग्रेड पे रहेगा, जो आपकी तनख्वाह में इंक्लूडेड नहीं रहेगा 7वें वेतन के बाद। 7वें वेतन से पहले ये तनख्वाह में इंक्लूडेड हुआ करता था। एंट्री पे ऑन नायब सूबेदार इज 35,400 35,400 रुपीज़, यानी जो डायरेक्ट रिक्रूट होता है उसकी बेसिक पे 35,400 रहेगी, लेकिन जो प्रमोशन से आते हैं उनको इंक्रीमेंट मिलते जाते हैं तो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, और जो डायरेक्ट आता है नायब सूबेदार उसकी सैलरी कम होती है क्योंकि उसकी सर्विस भी कम होती है। यदि कोई सिपाही 24 साल की सेवा के बाद नायब सूबेदार बनता है तो उसकी तनख्वाह कुछ इस प्रकार होगी। जी दोस्तों, एटलीस्ट ऑन एन एवरेज 24 और 26 साल लग जाते हैं एक सिपाही को नायब सूबेदार बनने में। तो 24 साल यदि कोई सर्विस कर रहा है उसकी नायब, या और वो नायब सूबेदार के पद पे प्रमोट हो गया, तो उसकी सैलरी क्या हम जानते हैं। बेसिक पे मूल वेतन जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर सैलरी स्ट्रक्चर में, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो चाहे गवर्नमेंट हो, 46,200 46,200 रुपीज़ बेसिक पे मूल वेतन रहेगा। फिर फादर ऑफ ऑल अलाउंसेस जो हर 6 महीने में बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है, और जैसा ही नया सेंट्रल पे कमीशन आता है तो जीरो हो जाता है। महंगाई भत्ता वेरी वेल नोन एज बाय DNS अलाउंस एंड DNS रिलीफ फॉर पेंशनर्स, जो अभी रेट है 21% है, अब अप्रैल में मिल जाएगा 21%, अभी 17% था पीछे, 4% बढ़ाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 10,300 रुपये। देन ये कुछ और अलाउंसेज है, MSP वेरी वेल नोन है, मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपये, TPDA ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 रुपये, HRA हाउस रेंट अलाउंस 3700। और ये जो TPDA ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस है, इट डिपेंड ऑन द सिटी एंड बेसिक पे। और भी अलाउंसेस मिलते हैं, मैनी अलाउंसेस पेड लाइक सियाचिन अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, मैस अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, राशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस एटसेट्रास। ये डिपेंड वेरी करते हैं, लेकिन मैंने आपको जो मिनिमम अलाउंस है जो पेबल रहते हैं चाहे कुछ भी हो, जैसे HRA है, यदि आपको क्वार्टर दिया गया है या फिर आपको जो रेसिडेंस दिया गया है सरकारी, तो उस केस में आपको HRA नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ ये पेबल रहेंगे। ये तो मिनिमम अलाउंसेस जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी हाँ आपको मिलेंगे।
फिर ग्रॉस सैलरी इनकी रहती है वो 66,000 रहती है। कैन बी डिफरेंट इफ़ पोस्टिंग इन हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस और सियाचिन। ये मैंने आपको मिनिमम ग्रॉस सैलरी डिस्कस करी है, 66,000 रुपये मिनिमम रहेगी। अब नेट सैलरी की बात करते हैं। जब ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी आ जाएगी। डिडक्शंस है वो जनरली 5,500 रुपीज़ के हैं। इसमें AFPP फंड 3,000, AGIF 2,500 और नेट सैलरी जो इनकी बनेगी वो बनेगी करीब 60,000 के करीब। 60,000 रुपये एक नायब सूबेदार की मिनिमम सैलरी है, ऑन एन एवरेज मिनिमम। यदि 3-4 साल पहले प्रमोशन हो गया तो सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, और यदि पोस्टिंग कहीं और है, हाई एल्टीट्यूड जगह पोस्टिंग है, सियाचिन में पोस्टिंग है, या आरए कहीं रिस्क अलाउंस में मिलता है, या नक्सली बेल्ट में पोस्टिंग है, तो सैलरी ज़्यादा हो सकती है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।